दोस्तों स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्वेश्चन वाला। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन आंसर के साथ में इसकी डिटेल भी लिख कर लाया हूँ जिससे एक क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और ये क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों तो आइए आप आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को। और इसकी डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। आरबीआई की स्थापना हेतु 1926 में हिल्टन यंग कमेटी और 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच कमेटी ने सिफारिश की थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को हुआ था। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन में मैंने 2 से 3 क्वेश्चन बना लिए हैं। जैसे इसकी किस कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था और इसकी स्थापना हेतु 1926 में हिल्टन यंग कमेटी और 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी। तो जैसे इसके ये क्वेश्चन बन जाएंगे और ये कभी आपके क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाता है तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, ना ही आप छोड़ के आएगी। ठीक है दोस्तों, तो यही एक फ़ायदा मिलता है इसके डिटेल के साथ में पढ़ने का। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का, ये मेरे पिछले वीडियो में भी आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवाई जहाज़ में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। तो दोस्तों इसकी डिटेल भी लिख के लाए हो। ब्लैक बॉक्स विमान के उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण होता है। ब्लैक बॉक्स टाइटेनियम धातु का बना होता है। प्रारंभ में लाल रंग होने के कारण इसे रेड एग भी कहा जाता है था। यह बॉक्स विमान के किसी भी दुर्घटना के कारणों का पता लगाने का में बेहद आवश्यक होता है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसे आपको ये पढ़ के जाना है और 1-2 बार रिवीजन करके जाना है। और इस पे भी मैंने सारी डिटेल लिख दी है। जैसा इसके रिलेटेड भी आपको कोई क्वेश्चन परीक्षा में फंसता है तो आप इसे गलत नहीं करोगे, ना ही इसे छोड़ के आओगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे एक बार और पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई ऑफ एवन के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब शेक्सपियर इंग्लैंड के महान अंग्रेजी कवि थे। शेक्सपियर को इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये कवि और लेखक का क्वेश्चन है जो हमारे पिछले वीडियो में भी मैं कहते हुए आ रहा हूँ। और क्वेश्चन एक या 2 क्वेश्चन तो लेखक के ला ही रहा हूँ दोस्तों में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंदी की दुविधा प्रिजर्स डायलेमा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसा शब्द खेल सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक है। प्रिजर्स डायलेमा का संदर्भ ऐसी स्थिति से है जब 2 व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हुए अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन नहीं दर्शाते। ठीक है दोस्तों, तो ये खेलकूद के क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। और दोनों ही पक्ष किसी अन्य प्रतिभागी के बलबूते पर स्वयं की रक्षा करते हैं। तो आप क्वेश्चन समझ ही गए होंगे दोस्तों कि ये खेलकूद का क्वेश्चन है। तो खेलकूद का एक क्वेश्चन और आ चुका है। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा दीपा करमारकर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर और बता देता हूँ, दीपा करमारकर। और इसकी डिटेल भी देख लेते हैं दोस्तों, जिससे इस रिलेटेड भी आपके जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आपसे एग्ज़ाम में ये छूटेगा नहीं। इन्होंने 2016 रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में भाग लिया थी। ये भारत के त्रिपुरा राज्य की रहने वाली है। और दीपा मलिक एक भारतीय महिला पैरा एथलीट है। दीपा पुनिया एक भारतीय महिला पहलवान है। साक्षी मलिक भारतीय महिला पहलवान है। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन भी लिख लिए हैं, जैसे दीपा मलिक, दीपा पुनिया और साक्षी मलिक। ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं और एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। येन किस देश की मुद्रा है? तो ये मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर देख लेते हैं। ये जापान देश की मुद्रा है और जापान के बारे में भी पढ़ लेते हैं क्योंकि जापान के बारे में भी पिछली परीक्षाओं में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं।
अब जापान की राजधानी टोक्यो है जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड है तथा मुद्रा दिनार है। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी तथा मुद्रा पेसो है। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तथा मुद्रा थाई बात है। तो देखिए दोस्तों, मैंने दूसरे देशों के भी जो देश एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो देशों की मुद्रा एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो मैंने यहाँ डिटेल सहित लिख के लाया हूँ और जो आपको बता भी दिया हूँ। ठीक है दोस्तों। और आपने कभी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी होगी दोस्तों, तो वो भी देख लेना। वो भी ऐसी डिटेल के साथ में मैंने बताई है, जिसे 1 से 3 क्वेश्चन आराम से बनते हैं, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। ये भी खेलकूद से संबंधित आया है दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों, खेलकूद से संबंधित पेपर में आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे दोस्तों, तो आपको छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल पढ़ के जाना है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। नेहरू ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। और देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ी इसमें भी डिटेल बढ़ा दी है। देखो, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। और मर्डका कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप आदि फुटबॉल से संबंधित है। जयलक्ष्मी कप, इंदिरा कप, पद्मावती कप आदि टेबल टेनिस से संबंधित है। और ट्रावेनकोर कप टेबल टेनिस की राष्ट्रीय महिला प्रतिस्पर्धा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये भी मैंने इतनी डिटेल लिख ली है। तो आप इसे और दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और मेरा वीडियो कभी आपको अच्छा लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आने वाले दिनों में भी और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहूँगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है। तो दोस्तों, इसमें बड़ा भी पूछा गया है और मैंने छोटा भी लिख के लाया हूँ। और दूसरे भी जो इसमें डिटेल लिख के लाया हूँ, जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कुफू पिरामिड है। इसे ही गीज़ा का पिरामिड के नाम से जाना जाता है। यह विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पिरामिड है। मेनकोर पिरामिड भी गीज़ा का मिस्र में ही स्थित है, जो बहुत छोटा है। तो दोस्तों, बड़ा आपको पता होगा, बाकी छोटा बहुत ही कम लोग जानते हैं, जो मैंने ये छोटा भी लिख के लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, और एग्ज़ाम में कभी कभी छोटा भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा AR रहमान। मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाने जाते हैं। AR रहमान भारतीय फिल्म जगत के जाने माने गीतकार है। किशोर कुमार भारत के जाने माने पार्श्व गायक थे। और इलिया राजा एक संगीतकार है। इन्हें वर्ष 2018 में पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें भी डिटेल लिख ली है, जो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्य प्रतिभा गुरु बसव में किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्य को संकलित किया है। तो इसका आंसर होगा, मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्य प्रतिभा गुरु बसव ने कन्नड़ भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है। अब इसकी डिटेल भी देखो लिख के लाया हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आ रहा है तो उसका दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसकी डिटेल भी लिख के लाया हूँ दोस्तों। गुरु बसव एक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। इन्हें विश्व गुरु भवित भंडारी भी कहा जाता है। और इनके जीवन काल के दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास में 12वीं शताब्दी के कन्नड़ साहित्य को स्वर्ण युग कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के शासनकाल की तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग भी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने कितनी सारी यहाँ डिटेल लिख दी है, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन इसके बन जाते हैं और कभी कभार पूछे भी जाते हैं दोस्तों। और जो ये पूछे गए हैं, मैंने ये भी क्वेश्चन लिखे हैं, और जो पूछे जाने वाले जैसे है इनसे रिलेटिव ये भी लिख लिया हूँ मैंने डिटेल में। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रोजेक्ट लून की एक खोज इंजन परियोजना है, जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों ने इंटरनेट की पहुंच उपयोग कर ग्रामीण दूरदराज क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट लून गूगल की एक खोज इंजन परियोजना है, और जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की
पहुंच की जा सके। और गूगल ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2014 में की थी और पहली बार गूगल ने 180 गुब्बारे लॉन्च किए थे। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी मैंने डिटेल लिख के लाया हूँ जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलाश पर्वत को हिलता रावण भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है जो यहाँ पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट होने भी वाला है और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे और इसके नए क्वेश्चन भी कुछ बनाए गए हैं डिटेल के साथ में। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कैलाश पर्वत को हिलता रावण भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है जो एलोरा गुफाओं में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी डिटेल भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो एक बार आप इसको देख लीजिए। जैसा मैं बता देता हूँ। एलोरा एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में ही है। अजंता की गुफा संख्या 16 एवं 17 संबंध गुप्त काल से है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं ओडिशा में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, इससे रिलेटिव भी मुझे क्वेश्चन मिले और ये जो इसके जो डिटेल है मुझे इम्पोर्टेंट लगी, एग्ज़ाम में आने जैसी लगी, इसलिए मैंने ये लिख के लाया और आपको बता भी दिया हूँ। तो दोस्तों, इससे एक और दो बार इसको रिपीट कर लीजिएगा तो आपके ध्यान में रह जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से सिख धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिख धार्मिक परंपरा का ननकाना साहिब स्थान भारत में नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन पूछा है जो भारत में नहीं है, किस धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो ये ननकाना साहिब स्थान भारत में नहीं है। अब इसकी डिटेल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं लिख के लाया हूँ दोस्तों, और आपको भी बता देता हूँ। ननकाना साहित्य पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इनका वर्तमान नाम सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के नाम पर पड़ा है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने इसकी और डिटेल लिख के लाया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल भी इसको छोड़ के मत जाइएगा। नांदेड़ महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है। यह सिख तीर्थ स्थल भी है। नांदेड़ में ही गुरु गोविंद सिंह का देहांत हुआ था और गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। तो देखिए दोस्तों, जो एग्ज़ाम में पूछने जैसा है वो भी मैं लिख के लाया हूँ बिल्कुल भी। और ये देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो आप इसको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसा मंदिर है, मेले है और आपके पुरस्कार है, खेलकूद संबंधी है, ये बिल्कुल इसको छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों, बिल्कुल सब पढ़ के जाइएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछे ही जाते हैं, किसी न किसी के ये पूछे ही जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। तो देखिए दोस्तों, मैंने दूसरे महापुरुषों का भी मैं समाधि स्थल लिख के लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे शक्ति स्थल इंदिरा गांधी समाधि का स्थल है और वीर भूमि राजीव गांधी समाधि का स्थल है। राजघाट महात्मा गांधी समाधि का स्थल है। चैत्र भूमि BR अम्बेडकर की समाधि का स्थल है और समता स्थल जगजीवन राम की समाधि का स्थल है और शांति घाट जवाहरलाल नेहरू की समाधि का स्थल है। तो देखिए दोस्तों, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सब मैं एक ही क्वेश्चन में ये लिख के लाया हूँ दोस्तों, और आपको बार बार कहीं देखना ना पड़े ज़्यादा, तो आपको एक ही क्वेश्चन में ये सब आपको दिख जा रहा है। तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों और एक बार और रिवीजन कीजिएगा दोस्तों। मेरा वीडियो कभी आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपर मॉम के नाम से किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये भी खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न आ चुका है और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न कोई भी छोड़ के मत जाइएगा। आपको यदि कैसे भी और भी कई खिलाड़ियों से संबंधित, खेलकूद से संबंधित, खिलाड़ियों से संबंधित, ओलंपिक से संबंधित यदि प्रश्न आपको दिखते हैं तो उसको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा और कहीं आप नोट डाउन करते तो उसको भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में खिलाड़ियों पुरस्कार, मेले, लोक साहित्य ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका आंसर देख लेते हैं। सुपर मॉम के नाम से मेरी कॉम को जाना जाता है। इनका पूरा नाम मेंगते चेंगनेई मेरी कॉम है। यह एक भारतीय महिला मुक्केबाज है। यह मणिपुर राज्य की मूल निवासी है। मेरी कॉम 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विश्व विजेता रह चुकी हैं
अब टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह भारतीय ध्वज वाहक थे। तो देखिए दोस्तों, मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट लगी इसलिए मैंने ये डिटेल आप लिख लिया हो और आपको बता भी दिया हो, तो आपको इसको एक बार और रिवीजन करना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय आलू शोध संस्था स्थित है। तो देखिए दोस्तों, ये संस्था भी पूछे जाती है, जो मैं और क्वेश्चन आगे भी लाते रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर देख लेते हैं। शिमला में स्थित यह शिमला के बेमलोई में स्थित है। और देखिए दोस्तों, भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश आलू का सबसे अधिक उत्पादन करता है। केंद्रीय भवन अनुसंधान रुड़की में स्थित है और केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्था मंसूरी में है। तो दूसरे भी संस्थानों का मैं लिख के लाया हूँ दोस्तों, जो आपके ध्यान में रहेंगे। और क्योंकि संस्थानों के भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में एक न एक पूछे ही जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस एक महाद्वीप पर अवस्थित है? तो देखिए दोस्तों, ये एक जो एग्ज़ाम में जो परीक्षार्थी इसको जो एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट है इसको हमेशा गलत करके आते हैं, क्योंकि इसमें नहीं का बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, जिसे हम आपका आज कन्फ्यूज़न दूर करते हैं ये क्वेश्चन के माध्यम से। और इसका आंसर देख लेते हैं। दक्षिण अंडमान द्वीप में अवस्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है और दक्कन पास लघु अंडमान व वृहत अंडमान के बीच स्थित है। सैंडल चोटी 732 मीटर अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी है और मध्य अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। तो देखिए दोस्तों, अंडमान निकोबार का मैंने एक ही क्वेश्चन में कितनी सारी डिटेल लिख दी है, जिससे आपके और भी क्वेश्चन बन जाएंगे, जिससे यदि एग्ज़ाम में इससे रिलेटिव यदि क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं करके आओगे। ठीक है दोस्तों, बस आपको इसको 2 से 3 बार रिविज़न करना पड़ेगा। और ये जो मैं जो भी क्वेश्चन लाया हूँ सभी इम्पोर्टेंट है और इसकी डिटेल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको पढ़ के जाना है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान है। उसके पश्चात क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या के मामले में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर तथा बिहार तीसरे स्थान पर है। तो देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया हूँ और जनसंख्या के क्षेत्रफल के हिसाब से भी मैंने राज्यों का क्रम अनुसार आपको बता दिया हूँ। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कभी एग्ज़ाम में आए तो इसको गलत मत करके आइएगा। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल क्रांति किससे संबंधित है? हाँ दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि गोल क्रांति और जो क्रांति किससे क्या संबंधित है वो भी आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है दोस्तों, और कहीं आप नोट करते हो तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आलू उत्पादन से है। अब इसकी थोड़ी डिटेल आपको बता देता हूँ। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। भारत में सबसे ज़्यादा आलू उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध मांस, प्याज, टमाटर उत्पादन से है और पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। तो देखिए दोस्तों, दूसरे भी मैं क्रांति संबंध में लिख के लाया हूँ, जिसे एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वो बाकायदा मैंने यहाँ लिख लिए और आपको बता भी दिए। तो आपसे तो यही निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को आप 1 से 2 बार और रिवीजन कीजिएगा। ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहते हैं दोस्तों क्वेश्चन, पर ये नहीं कि जल्दी दिमाग में नहीं बैठते हैं, अपने ध्यान में नहीं रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लिख के लाया हूँ मैंने आपके लिए, और इसकी डिटेल भी बहुत ही लिख के लाया हूँ। और देखो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है और इसकी डिटेल आपको बता देता हूँ। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। वर्तमान में कुल 32 देश नाटो के सदस्य हैं तथा 30वां सदस्य देश मैसिडोनिया है। 31वां सदस्य 2023 में फिनलैंड है। 32वां सदस्य 2024 में स्वीडन है और वर्तमान में मार्क रुट्टे इसके महासचिव हैं। तो देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में मैंने 4 से 5 क्वेश्चन बना दिए हैं जो आपको ध्यान में रखना है और इसको रिवीजन करना है, और ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो इसको आप रिवीजन करिएगा और मेरा वीडियो कैसा लगा आप बताइए कमेंट में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और आप पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।